एक लड़की जिसका जन्म बेहद गरीब परिवार में होता है, बाकी उस लड़की के सपने, उस लड़की के ख्वाब ये रहते हैं कि वो शहजादियों की जिंदगी जिए, महारानियों की जिंदगी जिए। बाकी ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और जैसे ही वो जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं, अपने उन सपनों को लेके, अपने उन ख्वाबों को लेके, अपने सपनों के शहजादे के पास पहुंचती है। बाकी संयोग ऐसा होता है कि वहां भी उसके ये ख्वाब पूरे नहीं हो पाते, सपने पूरे नहीं हो पाते। और इन सपनों को पूरा करने के लिए, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक दिन ऐसे रास्ते पे निकल पड़ती है जहां की कई लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। एक लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हमारे कुछ भाई बहन जो कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये सारी घटनाएं काल्पनिक होती हैं, बनावटी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी यही कोशिश रहती है, और चाहे हमारी ये तरह जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई बहन है, सबकी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक छोटी बड़ी जानकारी है जो पहुंचती रहे। और इन घटनाओं को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर का एक थाना लगता है खोराबार। इसी थाना क्षेत्र में 21 दिसंबर की रात की लगभग 9 बजे कुसमी जंगल के जो वन दरोगा है राकेश कुमार, वो अपने ड्यूटी से अपने बंगले पे जा रहे होते। तभी उनकी नजर रोड के किनारे एक महिला गिरी पड़ी रहती है, उस पे पड़ती है। और जब उसको राकेश कुमार देखते हैं तो उसके नजदीक जाते हैं। जाने पे पता चलता है कि वो महिला तो मृत्यु पड़ी। इस बात की सूचना वो तुरंत खुराबार थाने में देते हैं। देखते ही देखते कुछ देर में पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती, और जब इस महिला को देखती तो देखने से ये लग जा रहा था कि इस महिला की किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है, क्योंकि उसके सिर पे भारी किसी चीज से वार किया गया था, जिससे कि उसके सिर से काफी मात्रा में खून भी बहा हुआ था। तभी पुलिस अब इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बाकी तभी देखती है कि उसके दाहिने हाथ पे एक मोबाइल नंबर लिखा है। अब जब उस नंबर पे पुलिस कॉल करती है तो फोन उठाने वाला व्यक्ति, उससे पुलिस पूछती है कि कौन बोल रहे हैं, तो बोलता है कि मैं अजय बोल रहा हूं। तो जो पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा कि क्या तुम किसी ऐसी औरत को जान रहे हो जिसके हाथ पे तुम्हारा नंबर छपा था? तो वो कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी कई दिनों से लापता है, लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर गया। पुलिस वाले पूछते हैं कि कहां से बोल रहे हो? तो बोलता है कि कुशीनगर के बसंतपुर का मैं रहने वाला हूं, और मैं गोरखपुर से बोल रहा हूं। अब ये लोग कहते हैं कि ऐसा है कि तुम थाने चले आओ। खुराबार थाने में वो व्यक्ति आता है, और जब आता है तो इस डेड बॉडी की शिनाख्त करता है। दरअसल ये मरने वाली महिला कोई और नहीं, बल्कि इसका नाम रिंकी होता है, और ये अजय इसी रिंकी का पति होता है। अजय कहता है कि दरअसल जिस दिन हमारी पत्नी गई थी, वो हमारे 3 साल के बेटे सुंदरम को भी लेके गई थी। जब पुलिस वाले ऐसा सुनते तो तुरंत उनके होश उड़ जाते हैं कि लग रहा है कि उस बच्चे की भी हत्या करके कहीं ना कहीं फेंक दिए होंगे, जिसका सौ नहीं मिला। अब उस इलाके में सर्च होता है, बाकी लड़का मिलता नहीं। पुलिस वाले हैरान है, परेशान है। अब पुलिस वाले अजय से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? दरअसल ये जो अजय है, जिसकी बहन का नाम किरण है, और वो बताता है कि दरअसल मेरी बहन इसी गोरखपुर में रहती, और जब मेरी पत्नी गई तो कही कि मैं किरण के घर जा रही, और वो किरण के घर गई। इसके बाद फिर वापस आई नहीं। अब जब किरण का नाम सुनते हैं तो तुरंत किरण के यहाँ फोन करते हैं। किरण के यहाँ जब फोन करते हैं तो किरण का पति, जिसका नाम तेज प्रताप होता है, वो फोन रिसीव करता है,
और जब फोन रिसीव करता है तो बताता कि हाँ आई तो थी भाभी, पर एक दिन रहने के बाद वो चली गई, इसके बाद हमें पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई। बाकी पुलिस वाले कुछ घुमा के ऐसा पूछते हैं जो कि ऐसा है। तेज प्रताप कहता है कि पुलिस वालों को अब तेज प्रताप पे ही शक हो जाता है, और तेज प्रताप को जब थाने पुलिस बुलाती है और सख्ती से जब पेश आती है तो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल ये 4 ऐसे लोगों का नाम बताता है जिनमें कि 4 आदमी होते हैं और 2 महिलाएं भी होती हैं। 6 लोगों का नाम खुलता है, और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो अजय के साथ साथ पूरे इलाके के लोग भी सन्न रह गए। दरअसल अजय जो कि कुशीनगर का रहने वाला होता है, इसके 4 भाई और एक बहन जिसका नाम रिंकी होता है। ये रिंकी जो है ये मूल रूप से कुशीनगर के लक्ष्मणपुर की रहने वाली होती है, जिसके पिता का नाम नगीना होता है। नगीना के 4 बेटे और एक बेटी होती है, जिसमें की बड़ी बेटी रिंकी ही होती है। अब जब रिंकी की जो कि पढ़ाई लिखाई पूरी होती है, जैसे ही शादी करने योग्य होती है, जो रिंकी के पिता नगीना है वो एक लड़के की तलाश करने लगते हैं, और तलाश भी ये पूरी होती है अजय के घर। जब अजय के घर बातचीत होने लगती है तो अजय के पिता का नाम पारस, और पारस के 5 बच्चे, जिनमें से 4 बेटे और एक बेटी, जिसका नाम ये किरण होता है। और किरण की शादी तेज प्रताप से होती है, जो कि देवरिया का रहने वाला होता है और किराया का रूम लेके गोरखपुर में ही रहता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही इस रिंकी के शादी के 4 साल गुजरते हैं, इसके तब तक 2 बच्चे भी हो जाते हैं, 2 बच्चों की माँ भी हो जाती है। बाकी जब उसकी ननद इसे जो कि किरण की शादी इस तेज प्रताप से हो जाती है, तो अब अक्सर रिंकी का किरण के घर आना जाना हो जाता है। और किरण का पति जो होता है कि तेज प्रताप, देखने में बेहद हैंडसम और हंसमुख होता है, जो कि बार बार रिंकी किरण के पति से मजाक करती, कुछ ऐसा बोलती, जिससे कि अब तेज प्रताप को भी ये लग जाता है कि मुझसे ये रिंकी चाहती क्या। अब दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है, और नजदीकियां इस कदर आगे बढ़ती है कि एक दिन ये तेज प्रताप और रिंकी ये दोनों अपने ही घर के भीतर शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि ना ही ये बात किरण को पता चलती है और ना ही उसके भाई अजय को पता चलती है। बाकी इसी तरह अब इस महिला रिंकी का किरण के घर आना जाना ज्यादा हो जाता है, यहीं आते जाते अब इस तेज प्रताप के 2 दोस्त, जिसका नाम, एक का नाम संदीप पाल होता है और एक का नाम बबलू होता है, इन लोगों से भी होती है, और ये लोग इस तेज प्रताप और रिंकी के रिश्ते को जानते हैं, जिसमें कि अब अक्सर जब भी तेज प्रताप को इस रिंकी से मिलना होता है तो संदीप पाल, जिसकी माँ का नाम रेखा होता है, रेखा जो कि देह व्यापार के धंधे में लिप्त होती है, और अक्सर ये तेज प्रताप इस रिंकी को लेके उसी के घर जाता, वहीं पे रहता, वहीं इससे मुलाकात करता। ये सिलसिला लगातार चल रहा था, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बाकी जो रेखा थी उसकी नजर अब लगातार रिंकी पे बनी रहती है। रिंकी कहीं से ये नहीं लगता था कि वो 2 बच्चों की माँ है, और बड़ी देखने में खूबसूरत और सुंदर लगती थी। अब यही इस रेखा के जरिए इनकी मुलाकात 2-3 और लोगों से होती है, जो कि रिंकी अब उनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाती, इसके बदले में उसे पैसे मिल जाते, और इससे वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। अब इधर तेज प्रताप से मिलती और इधर संदीप पाल और बबलू से भी मिलती, और 2-3 और कस्टमरों से भी मिलने लगती। लगातार ये सिलसिला चलने लगता है। अब इसकी भी जानकारी तेज प्रताप को नहीं होती। समय गुजर रहा था, तभी एक इसी रेखा का पुराना कस्टमर, जिसका नाम हकीम सिंह होता है, हकीम सिंह एक दिन रेखा से कहता है कि ऐसा है कि मुझे कोई ऐसी कुंवारी लड़की बताओ जिससे कि मैं शादी करके अपना घर बसा सकूं, उसके साथ जिंदगी गुजार सकूं। तभी इसे जो है कि रेखा की
निगाहें उस रिंकी की तरफ जाती है। रिंकी भी देखने में कहीं से ये नहीं लगता था कि ये 2 बच्चों की माँ है। वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसी लड़की का इंतजाम कर दूंगी। इसके बाद वो रिंकी को बुलाती है और रिंकी से कहती है कि जिस सपने को तुम पूरा करना चाहती हो, जिन ख्वाबों को पूरा करना चाहती हो, तुम शहजादियों की जिंदगी जीना चाहती हो, तो एक व्यक्ति जो कि तुमसे शादी करना चाहता है, अगर जो तुम शादी कर लो तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। अब इस पे रिंकी तैयार हो जाती है और रिंकी जब तैयार हो जाती है तो 20 दिसंबर को जो कि अब इसके पास पहुंचती है। 20 दिसंबर को क्या वो निकलती तो है, 17 दिसंबर को अपने नंद के घर जाती है, वहां रहती है। इसके बाद अब वहां से इस महिला रेखा के कहने पर रेखा के घर पहुंचती है, वहां कई दिनों तक समय गुजारती और 21 दिसंबर की जो कि 20 दिसंबर को इस हकीम सिंह के साथ एक मंदिर से इसकी शादी कर दी जाती है। शादी करके जब हकीम सिंह के पास पहुंचती है तो हकीम सिंह के जब पास पहुंचती है तो अपनी सच्चाई को सोचती है, हकीम सिंह से मैं बता दूंगी तो हो सके वो मेरे बेटे को ला देगा, क्योंकि जो बेटा रहता है उसको इस रेखा ने 20,000 रुपए में एक इशरत देवी नाम की महिला को बेच देती। अब जब इस बात की जानकारी जब हकीम सिंह पाता है तो हकीम सिंह तुरंत तिल मिला जाता है और तुरंत रेखा को फोन करता है और कहता है मेरे रुपए वापस लौटाओ और इस औरत को तुम ले जाओ, तुमने तो कहा था कि ये कुंवारी लड़की है जबकि ये 2 बच्चों की माँ है, शादीशुदा है। अब जब ये बात रेखा को पता चलती है तो रेखा भी अब सन्न रह जाती है, सोचती है कि पुराना कस्टमर टूट ना जाए, इसलिए पैसे वापस करने की बात करती। अब तभी संदीप को और बबलू को इस बात के बारे में बताती और इनसे कहती है कि जाओ उस जो कि रिंकी को तुम लोग लेके आओ। अब रिंकी को लेके आने के लिए संदीप और बबलू निकलते जाते हैं, वहां से लेके आते। जैसे ही कुसुमे जंगल के पास पहुंचते हैं, जो बबलू है कहता है कि ऐसा है कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हारे सपनों को मैं पूरा करूंगा, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। जो रिंकी है वो कहती है कि ठीक है, तो कहता है कि क्यों ना आज ही और अभी शादी कर ले, कुसुमी जंगल के पास एक मंदिर है, उसी मंदिर से क्यों ना चल के शादी कर ली जाए। अब कहीं ना कहीं रिंकी को ये अंदेशा हो रहा था कि मेरे साथ लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, वहां से भागने की कोशिश करती है और जैसे ही भागने की कोशिश करती है संदीप और ये बबलू मिलके उसको पकड़ते हैं और पकड़ के उसके सिर पे एक भारी पत्थर से वार करते हैं और तब तक वार करते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती है। जब मर जाती है तो दोनों वही उसको छोड़ते हैं, अपनी बाइक लेते हैं, घर चले जाते हैं। इस बारे में वो रेखा को बताते हैं और रेखा के जरिए इस बात की सूचना जो है कि इस तेज प्रताप को भी लग जाती है। बाकी तेज प्रताप इस बारे में ना ही अपने जो है कि साले अजय को बताता है और ना ही अपनी पत्नी को बताता है, वो भी चुप हो जाता है। बाकी जब ऐसे मामले का खुलासा ये तेज प्रताप किया तो तेज प्रताप का तो इस कत्ल में कोई हाथ नहीं था, पर शुरुआत तो इसी के जरिए हुई थी। बाकी इसको कानून छोड़ देता है और इसी के तहरीर पे ये संदीप पाल और बबलू रेखा सबको गिरफ्तार करता है, इनको जिला अदालत पेश करता है। इसके बाद इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। देखिए कानून इनको कौन सी सजा देती। बाकी यहाँ रिंकी जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसे राह के तरफ निकल पड़ी थी जहां की कोई मंजिल नहीं थी, और तो और कई लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। पुलिस इस रेखा से जब कड़ी पूछताछ की तो वो इशरत का नाम ली, जहां से कि उसके बेटे को छुड़ाया गया, उसके बेटे को लाया गया जो कि अपने पिता के साथ है। तो यहाँ तो 2 बच्चे अनाथ हो गए और ये जो रिंकी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सलाह का, आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।